अच्छा जी। जो ग्रेविटेशन का चैप्टर होने वाला है, इसके अंदर मैंने जो है वो आप लोगों को दो चीज़ें पढ़ानी है। सही है। एक तो आपके पास होगा ग्रेविटेशनल फील्ड से रिलेटेड चीज़ें। सही है। और एक आपके पास होने वाली है ग्रेविटेशनल एनर्जी से रिलेटेड या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से। सही है। तो इसके अंदर एक चीज़ आएगी फील्ड्स और दूसरी चीज़ आएगी एनर्जी। सही है। अच्छा, अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो कंपैरेटिवली ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है। सही है। दूसरे चैप्टरों से। सही है। और इसके अंदर मैथ्स थोड़ी ज़्यादा है, या समझ लो 90% इसके अंदर मैथमेटिक्स है, और 10 to 15% इसके अंदर थ्योरी है। सही है। सो ये कंपैरेटिवली कैलकुलेशन अच्छी खासी आती है, और थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी भी आती है, मतलब मुश्किल कैलकुलेशन आती है, राइट। और पेपर में इसका वेटेज तकरीबन 10 नंबर का होता है इसका। सही, 10 नंबर का एक क्वेश्चन इसका आता है, मतलब फील्ड्स का और एनर्जीज का मिला के, राइट। मे बी कभी पूरा का पूरा क्वेश्चन फील्ड का आ जाए, कभी पूरा का पूरा क्वेश्चन एनर्जी का आ जाए, या कभी दोनों का मिला के भी दे सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ है। सही है। तो इसके अंदर कैलकुलेशन ज़्यादा है, ग्राफ्स बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। सही है। और इसके अंदर जो है वो इक्वेशंस हैं ज़्यादा, बहुत सारी। सही है। डेरिवेशन आपको समझ में आनी चाहिए, राइट। तो इसके अंदर इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। अच्छा जी। ये तो हो गया इसका थोड़ा सा पेपर से रिलेटेड चीज़ें। अच्छा, अब अगर हम पहले तो फील्ड्स को स्टार्ट करें, तो हम ग्रेविटेशनल फील्ड से थोड़ी चीज़ें स्टार्ट करते हैं। सही है। अच्छा, पहले जो कुछ चीज़ें मैं लाइक बेसिक सी चीज़ें जो कि अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बताऊंगा। सही है। और फिर उसके बाद जो है इसको जो है ना हम दुनिया के ऊपर अप्लाई करेंगे। सही है। सो इस चैप्टर से बेसिकली हम जो है ना दुनिया से बाहर हम जाने वाले हैं। सही है। पिछला वाला जो एक चैप्टर था हम उसके अंदर दुनिया में थे, यहाँ पे हम दुनिया से बाहर निकलेंगे। सही है। सो आज भी निकलते हैं जरा। सबसे पहले तो हमारे पास आती है ग्रेविटेशनल फील्ड। प्रीवियसली आप लोगों ने इस चैप्टर को एज इन इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ, हम इतने ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराते थे। जहाँ पे ग्रेविटी आती थी 9.81 कह के हम निकल जाते थे। सही। अब यहाँ पे सीन ये है कि हम यहाँ पे थोड़ी सी लंबी करेंगे। सही है। तो ग्रेविटेशनल। सही है। अच्छा, ये चैप्टर जो है थोड़ा सा लंबा भी होता है, सो इसमें मैं थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता हूँ। सही, क्योंकि इसके अंदर मैथमेटिक्स थोड़ी ज़्यादा है। सही, लेकिन आई होप तो तुम लोग तीनों मैथ्स वाले हो, तो तुम लोग को मैथ समझ में आनी चाहिए। अच्छा, तो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हम कहते हैं कि भाई रीजन ऑफ स्पेस वेयर हमार एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल पुल। नहीं, ग्रेविटेशनल पुल कह दो या ग्रेविटेशनल फोर्स कह दो। हाँ, तो सही। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सही है। तो अब हमें जो है सबसे पहले तो इसके अंदर ये चीज़ समझनी है कि भाई हमारे पास अब ये जो रीजन की हम बात कर रहे हैं, ये किस तरह का रीजन होने वाला है, हमें किस तरह से देखेगा। ऑल दो ग्रेविटी जो है कुछ फिजिक्स की ऐसी चीज़ों में से है जो कि हमें नहीं दिखती है। सही है। मतलब जैसे हमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, फील्ड जितनी भी है वो हम उसको देख नहीं सकते। अच्छा, हम उसको उसके इफेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट। ग्रेविटी हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन अगर कोई चीज गिर रही होती है तो हम बता सकते हैं कि भाई ओके दिस इज ड्यू टू ग्रेविटी, राइट, विच इज द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, राइट, नॉट द ग्रेविटी इटसेल्फ, राइट। तो हमें ये नहीं पता कि ग्रेविटी कैसी होती है। सही, हमें बस पता है कि जब भी कोई चीज गिरती है, जब भी कोई चीज मतलब जमीन की तरफ जाती है तो वो ग्रेविटी है, राइट। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को भी हमने थोड़ा सा ठीक करना है। सही कि जब भी कोई चीज जमीन की तरफ जाती है दिस इज द ग्रेविटी। एक्चुअली थोड़ा सा इसको हमने इसको जो है ना इसकी डेंटिंग पेंटिंग करना है, थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को दुरुस्त करना है। सही। सो
सबसे पहले तो उस रीजन ऑफ स्पेस को देखते हैं कि भाई जहाँ पे हमारे पास एक ग्रेविटी आ रही है, सही है? तो उसके लिए जो है हमें एक अदद चाहिए होगा, एंड एक अदद इसके, सही है? तो हम जो है सबसे पहले कुछ वो बना लेते हैं। रीजन ऑफ स्पेस की बात करें, सही है? तो अब यहाँ पे बेसिकली अगर हम एक अदद अर्थ बना रहे हैं या कोई भी प्लेनेट, तुम्हें जो प्लेनेट पसंद है तुम वो बना लो, सही है? और हम उसकी जो है ना उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। तो अगर मैं फील्ड लाइंस उसके अराउंड बनाऊं, तो फील्ड लाइन मुझे कुछ इस तरह से दिखेगी, right? पहले थोड़ा सा ये बनाते रहना, सही है? पहले थोड़ी सी इसकी अंडरस्टैंडिंग, इसकी थोड़ी थोड़ी थ्योरी समझनी है, सही है? फिर उसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई भी करके देखेंगे, राइट? ये किस किस तरीके से अप्लाई हो रहा है चीज़ों पे, सही? तो अभी अभी प्लीज ये नहीं पूछना कि कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। हाँ, अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो वो पूछ सकते हो, लेकिन इसको जब हम प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखेंगे, यानी अभी इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर मत करना कि अच्छा दुनिया में ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, सही? अभी तो समझ में नहीं आएगा इतना ज़्यादा, सही? लेकिन फिर हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, उसके बाद जो है जब तुम कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला तुम्हें समझ में आ जाएगा, तो हम फिर उसके बाद जो है इसको थोड़ा सा जो है ना अच्छे से वो करें, सही? सो ये हमारे पास हो गई फील्ड लाइंस, राइट? तो फील्ड लाइंस जो है हर हर डायरेक्शन में होती है, मैंने सिर्फ कुछ बनाई है समझाने के लिए, सही? सो फील्ड लाइंस जो है वो ऑलवेज टूवर्ड द सेंटर ऑफ द प्लेनेट होती है, राइट? ओके, हो गया, सही है? अब ये जो रीजन ऑफ स्पेस है, इसके अंदर ना हमें ये फील्ड लाइंस दिखी। तुम ये भी कह सकते हो कि भाई हमें ये फील्ड लाइंस दिख कैसे रही है, या हमने ये फील्ड लाइंस को कैसे देख लिया? तो बेसिकली हमने इस फील्ड लाइंस को देखा नहीं है, बल्कि हमने इसके इफेक्ट को देखा है किसी स्मॉल मास, सही? मतलब हमने कोई मास जो है ना यहाँ पे रखा, सही? और वो मास जो है ना जिस जिस पॉइंट पे भी हमने रखा, वो उस पॉइंट से ना हमें नीचे आता हुआ दिखा। जैसे कि हमने एक मास रखा यहाँ पे, इधर, एक मास हमने इधर रखा, एक मास हमने यहाँ पे रखा, सही? सारे मास जो है वो हमें टूवर्ड द सेंटर ऑफ द प्लैनेट जाते हुए दिखे, राइट? तो इस वजह से हमने ये फील्ड लाइन ड्रॉ की, राइट? एक चीज। दूसरी चीज, अच्छा तुम्हें ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हम दुनिया के ऊपर रहते हैं, अंदर नहीं रहते, सही है? हम यूजुअली अपने जो हम बात कर रहे होते हैं, तो हम बात इसी तरह से कहते हैं कि हम दुनिया के अंदर रहते हैं, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन साइंटिफिकली अगर हम बात करें, तो हम दुनिया की सरफेस पे रहते हैं, मतलब ये जो सरफेस आपको दिख रही है ना, ये वाली जो सरफेस है, हम इसके ऊपर रहते हैं, राइट? अंदर नहीं रहते। अंदर जो है ना वो क्रस्ट के अंदर जो है, मतलब बेसिकली मिनरल्स वगैरह होते हैं, पत्थर होते हैं, गैस होते हैं, ऑयल होता है, राइट? एंड कोर के अंदर फिर जो है ना बहुत ज्यादा, बहुत एक आप कह लोगे बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, सही है? वो रोटेट कर रहा है, सही है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए, सही है? अगर मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया और तुम्हारा ये अकीदा है कि तो हम दुनिया के अंदर रह जाएं तो बर्बाद हो जाएगा, तो सही है? ऐसा नहीं करना। तो वो जो है एक जो है उसके अंदर है, मतलब जो हम वैसे ही एक नॉर्मल बात कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर चलो कहते हैं कि हम दुनिया के अंदर रहते हैं, एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, सही? यानी एक्चुअली फिजिक्स साइंटिफिकली ऐसा नहीं है। अच्छा, सो अब सबसे पहले तो हमने ये ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस बनाई, सही है? ये इमेजिनरी फील्ड लाइन है, सही है? तो हम इसको कह रहे हैं कि भाई दिस इज अ प्लेनेट, तो ये कोई भी प्लेनेट हो सकता है, या कोई भी मास हो सकता है, सही है? एंड दिस इज द इमेजिनरी लाइन रेफर टू द ग्रेविटेशन फील्ड, सही? इमेजिनरी लाइन रेफर टू ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस, राइट? ये हो गई दूसरी चीज। अच्छा, ये जो ग्रेविटेशन फील्ड लाइन हमने बनाई है ना, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, सही है? कुछ प्रॉपर्टी है जो कि
स्पेसिफिक है और कुछ प्रॉपर्टी है जो कि जनरल है हर फील्ड लाइन के साथ हूँ। सही है। सो उनको मैं एक दफा लिस्ट डाउन करवा देता हूँ। सही है। और उसको जो है ना वो बाद में भी तुम्हारे काम आती रहेंगी। सही है। तो उसको भी जरा लिख लेते। प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइन। सही है। तो अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले तो ये कहते हैं कि फील्ड लाइंस और रेडियली इनवर्ड टूवर्ड द सेंटर ऑफ प्लैनेट। सही हो गया। एंड फील्ड लाइन फील्ड लाइन और इनवर्स स्क्वायर लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ। सही। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है? टेंशन नहीं लेना, मैंने भी बताना है। सही। इनवर्स स्क्वायर लॉ के बारे में समझाना है। सही, अभी से देखो। अच्छा, ये दो पॉइंट जो है ये तो खास तौर पे ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ है। सही है। इसके अलावा कुछ जनरल पॉइंट है जो कि यूजुअली हर फील्ड के साथ, हर फील्ड लाइन के साथ होते हैं। सही। तो कि हमारे पास ये होता है कि भाई फील्ड लाइंस नेवर intersect intersect each other। नंबर 4, डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन goes। अच्छा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर पेपर में भी उससे पूछ लेते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन क्या बताती है आपको, राइट? तो अगर तो वो ग्रेविटेशन के चैप्टर में आ रहा है तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन में आप बोलोगे कि डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन शोज द फोर्स ऑन द मास, राइट? अगर तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रही है तो फोर्स ऑन द चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड में आ रही है तो फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज, राइट? तो ये आपने इसको बस ध्यान में रखना है। सही है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सारी फील्ड लाइंस के साथ है। लेकिन जो है मैंने यहाँ पे बता दिया, यहाँ पे भी कॉमन होने वाले हैं। सही है क्या? अच्छा, फिर सेपरेशन बिटवीन द फील्ड लाइन शो द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। सही है। अच्छा। अच्छा, तीसरा पॉइंट तुम्हें क्लियर होगा, फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर अगर फील्ड लाइन कभी भी जो है ना दो को एक ही साथ इंटरसेक्ट कभी भी नहीं कर सकेंगी। सही है। और क्यों ऐसा होगा? ये एक फील्ड लाइन की नेचर है। सही है। दूसरी चीज के हमारे पास जो है डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन शोज अ फोर्स। ये मैंने बता दिया कि अगर मैंने यहाँ पे मास रखा हुआ है, सो अब ये जिस डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा वो एक्चुअली जो है ना फील्ड लाइन की डायरेक्शन हो रही है, होने वाली है, वही एक्चुअली इसके मास पे फोर्स होने वाली है। सही हो गया? मतलब अगर तुम ऊपर से नीचे छलांग मारो, सही है,
तो तुम जिधर को मूव करोगे वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन होगी, वहीं पे तुम्हारी फोर्स होगी, राइट। अगर सेफ्टी प्रिकॉशन का तुमने ख्याल नहीं रखा होगा तो छलांग तो नीचे मारोगे, जाओगे ऊपर, सही है, तो उसका ध्यान रखना। खैर, तो ये हो गया तीसरी चीज हो गई। चौथी चीज भी हो गई। सेपरेशन बिटवीन द फील्ड लाइन शोज द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, मतलब ये जो तुम्हारे पास डिस्टेंस है ना, ये वाला जो डिस्टेंस है, सही है, ये बेसिकली जितना ज्यादा इंक्रीज होगा, सही है, उतना ज्यादा तुम्हारे पास, यहाँ देख लो, सही है, सही। अब पहले डिस्टेंस कम था, ऊपर ऊपर जैसे जा रहे हो, दूर जैसे जा रहे हो, वैसे डिस्टेंस ज्यादा हो गया, सेपरेशन ज्यादा हो रही है, तो उसकी वजह से फील्ड स्ट्रेंथ वीक होती रहेगी। यानी आसान लफ्जों में समझाने की अगर कोशिश करूं मैं, तो अगर तुम ग्रेविटी सरफेस ऑफ द अर्थ पर एरो ग्रेविटी तुम फील करते हो 9.81, सही है, तुम अर्थ की सरफेस से दूर चले जाओ कहीं, सही है, तो तुम्हारे पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी ड्यू टू अर्थ, वो वीक होती रहेगी, राइट, जितना दूर जाते होगे तुम, सही है। ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा जनाब। अच्छा, 6 पॉइंट के, तो हम कहते हैं कि भाई हमारे पास जो है, ओरिजिनेट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मास, राइट। अच्छा, ये मैंने पर्टिकुलर जो है वो उसके उसके अंदर लिखा, मतलब ये पर्टिकुलरली आप कह रहे हो कि ग्रेविटेशन फील्ड लाइन के लिए लिखा है, सही है। जो एक ही कलर से लिख रहा हूँ, मतलब जैसे ये ग्रीन वाले से, वो जो है आपके पास ये है, क्या बोलते हैं, जनरल पॉइंट है, सही है। सेवेंथ, ओरिजिनेट या फील्ड लाइंस है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सही है। अच्छा, ये जो मैंने वर्ड इस्तेमाल किया है रेडियली इनवर्ड, और ये जो आगे मैंने बोला परपेंडिकुलर टू द सरफेस, रेडियल लाइन वो होती है कि जो बेसिकली रेडियस बनाए, फिर सेंटर से पास हो, फिर एक और रेडियस बनाए, बेसिकली डायमीटर बनाए, और फिर वो हो जाए। मतलब अगर तुम्हारे पास एक सर्किल है, ये सेंटर है, तुम कोई भी ऐसी लाइन खींचो जो कि सेंटर से पास हो और सरकमफेरेंस पे टच करे, सही है, ये 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 एनी लाइन, सही है। तुम्हें पता है कि जब भी वो लाइन सर्किल के सरकमफेरेंस पे टच करेगी वो हमेशा 90 डिग्री बनाएगी, राइट, दिस इज द सर्किल प्रॉपर्टीज, राइट। और जब वो ओरिजिनेट होगी, बाहर निकलेगी, तो वो बाहर वाली सरफेस से भी 90 डिग्री बनाएगी, राइट, मतलब यहाँ निकालोगे तो यहाँ से भी 90 डिग्री बनेगी, अंदर भी 90 डिग्री बनेगी, बाहर भी 90 डिग्री बनेगा, राइट। एंड ये जो नेचर है इस लाइन की, ये रेडियल है, सही है, कि रेडियली इनवर्ड है, मतलब कन्वर्ज हो रही होती है एक सेंटर पॉइंट पे, राइट। सो इस चीज को हम रेडियल कहते हैं। रेडियल मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, ये भी समझ लो। और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है वो भी मैंने समझा दिया, राइट। अच्छा, एक और लिख लेते हैं। Near the surface, the field lines are approximately maybe parallel to each other, सही हो गया। ये हमारे पास जो है कुछ पॉइंट। आठवां पॉइंट जो है, ये भी आप कह लो होता तो सब सारी फील्ड के साथ है, लेकिन चूंकि वो बहुत ज्यादा लार्ज एरिया पे नहीं होती, तो इस वजह से हमें उनका इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं एक्सपीरियंस होता है इस तरह का, लेकिन हमें इसका दिखता है, सही। ऑल्दो दिस इज अ जनरल पॉइंट बट इट इज
मेनली सीन विद ग्रेविटी, विद ग्रेविटेशनल फील्ड डायरेक्शन। सही है, क्या मतलब है उसको भी समझते हैं। अच्छा, ये पॉइंट भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये भी अक्सर जो है ना वो आपको टेस्ट कर लेते हैं इस पॉइंट। सही है। सो मतलब है कि इसके कहने का ये कि लेट्स से कि भाई अगर मेरे पास लाइक सरफेस ऑफ द अर्थ है, अगर मैं सरफेस ऑफ द अर्थ को बहुत ज्यादा जूम इन करूँ। सही है, ये देखो, 1 मिनट दे दो। अच्छा जी, आ जाओ। ये मेरे पास जो है अर्थ है। सही है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि अर्थ फ्लैट है, कुछ लोग कहते हैं कि अर्थ सर्कुलर है। सही है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि कौन सा सही है, तुम क्या बोलोगे? कोई कोई भी बच्चा कह सकता है कि कौन सही है कौन गलत है। एनीबडी? कि अर्थ फ्लैट है या सर्कुलर है? नोबडी? अच्छा, देखो, अगर तो कोई बंदा ये कह रहा है कि अर्थ फ्लैट है या अर्थ सर्कुलर सर्कुलर है, तो तुमने पहले उससे ये पूछना है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मतलब कहाँ से आप देख रहे हो अर्थ को, राइट? अगर उसका पॉइंट ऑफ व्यू वही है जो हमारा है, लाइक हम जमीन पे रह रहे हैं, तो हमारे लिए अर्थ फ्लैट है, राइट? लेकिन अगर आप ऊपर चले जाओ, कुछ डिस्टेंस ऊपर चले जाओ, राइट, तो आपको वहां से अर्थ फ्लैट नहीं लगेगी, वहां से आपको अर्थ सर्कुलर लगेगी, राइट? सो पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होने की वजह से अर्थ की जो नेचर है वो फ्लैट से सर्कुलर हो जाती है, राइट? और ऐसा क्यों है? क्योंकि अर्थ का जो बल्कि ये चलो, वो शायद रीजनिंग गलत हो जाएगी तो उसको फिलहाल छोड़ देते हैं। लेकिन तो हमारे पास, अगर हम अर्थ को मतलब ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ खड़े होकर बात करें, तो हमें जो है वो अर्थ फ्लैट लगेगी, राइट? एक चीज, और हमने अभी ये बात की है कि अगर अर्थ फ्लैट है तो जो फील्ड लाइन है, फील्ड लाइन तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, तो अगर मैं फील्ड लाइन ड्रॉ करूँ तो फील्ड लाइन मेरे पास ऐसे होंगी। सही है, लाइक दिस। सही है। अच्छा जनाब, अब जब फील्ड लाइन मेरे पास इस तरीके से बन रही है, सही है, तो इसमें तुम देख पा रहे हो कि फील्ड लाइन तो पैरेलल बन रही है, सही है।
और जब फील्ड लाइन पैरेलल बन रही है तो हमने ये बात की थी कि अगर फील्ड लाइन के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज नहीं हो रहा, सेपरेशन इंक्रीज होगी, तो फील्ड वेरी करेगी, वैल्यू वेरी करेगी, राइट। लेकिन यहाँ पे तो डिस्टेंस इंक्रीज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि जो वैल्यू होगी वो भी इंक्रीज नहीं करेगी या वो भी डिक्रीज नहीं करेगी। मतलब मतलब ये कि यहाँ हमने बात की कि ऑन द surface ऑफ द अर्थ, लाइक ऑन द surface ऑफ द अर्थ वी ऑब्जर्व द ग्रेविटी एज 9.81, राइट। एंड अगर हम यहाँ पे जाएंगे so it would be lesser than 9.81, let's say 8.8 maybe, थोड़ा सा आगे चले जाते हैं, let's say यहाँ पे चले जाते हैं, सही है, तो हमें 8.8 मिल जाएगी, सही है। और आगे जाएंगे और कम हो जाएगी, राइट। तो अब क्योंकि ये जो सेपरेशन है, फील्ड स्ट्रेंथ वीक होती जा रही है, फील्ड लाइन वीक होती जा रही है, राइट। लेकिन जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे देखो कि फील्ड जो है वो अप्रोक्सीमेटली परपेंडिकुलर है, अप्रोक्सीमेटली परपेंडिकुलर है, सही है। सॉरी, अप्रोक्सीमेटली पैरेलल है, सही है। तो जब अप्रोक्सीमेटली पैरेलल आ रही है तो जो फील्ड होनी चाहिए, यानी जो फील्ड स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वो भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल होनी चाहिए हर पॉइंट पे, राइट। तो यहाँ पे जो है हमें यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड का रीजन मिलता है, राइट। सो हम कहते हैं कि भाई नियर द surface of the earth a uniform region of the field observed, सही हो गया, with value of g is constant, right। सो और ये इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि नियर द surface of the earth the gravitation field lines are approximately parallel to each other, and that's why the value of g is approximately constant near the surface of the earth or the short distance near the surface of the earth, right। So ये sometime आपसे पूछ भी लेते हैं कि भाई why we can use or we cannot use 9.81 as the value of gravity while working for the planets, right। तो अगर कैन है या कैन नॉट है, दोनों के लिए आप बोल दोगे कि भाई दैट वैल्यू इज ओनली ट्रू फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, राइट। अच्छा, अब ये नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ जो मैं बोल रहा हूँ, ये कितना नियर होना चाहिए, यानी कौन सा डिस्टेंस या कौन सा पॉइंट ऐसा होगा कि जो फार पॉइंट कहलाएगा, राइट, या जिस पॉइंट पे ग्रेविटी की वैल्यू सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाएगी, राइट। तो वो पॉइंट होगा आपके पास तकरीबन जो अर्थ का रेडियस है, अगर उसके इक्विवेलेंट या उसके अराउंड कोई पॉइंट आएगा, देन यू कैन एक्सपीरियंस द चेंज इन द ग्रेविटी, राइट। तो हम कहते हैं कि भाई द डिस्टेंस इक्वल इक्वल और approximately equal to approximately equal to the radius of the earth gives the change in the gravity, right। सिंपल कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, अब अगर हम इसको थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करें, तो दुनिया में जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है अभी तक जो हमें पता है, जो कि बुर्ज खलीफा है, सही है। बुर्ज खलीफा की हाइट इतनी ज्यादा नहीं है, सही है, 828 मीटर्स है, राइट। सो अगर तुम बुर्ज खलीफा के हाइट पे जाओगे और तुम कोई चीज फेंकोगे नीचे, या तुम बुर्ज खलीफा के हाइट पे जाओगे और तुम ग्रेविटी वहां पे जाके एक्सपीरियंस करोगे, तो वहां पे 9.81 ही होगी, बिकॉज वो डिस्टेंस
इतना ज्यादा कोई बड़ा डिस्टेंस नहीं होता, राइट। बड़ा डिस्टेंस क्या होने वाला है फिर? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रेडियस ऑफ द अर्थ क्या है। सो तो रेडियस ऑफ द अर्थ जो है वो आपके पास है 6370 किलोमीटर्स, राइट। और अप्रोक्सीमेटली 6.4 एक्सपोनेंट 6 मीटर्स, राइट। ये आपके पास है अर्थ का रेडियस है, राइट। लाइक फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ till till this point, like till the surface, you have not in between, like अगर आपके पास ये है और आप यहाँ से आ रहे हो यहाँ तक, सही है। सो दिस इज योर आर ई, द रेडियस ऑफ द अर्थ, राइट। तो ये जो सरफेस वाला पॉइंट है, यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको 9.81 की वैल्यू मिलेगी ग्रेविटी की, राइट। इससे अंदर ऑब्वियसली बात है हम जा नहीं सकते, लेकिन जितना अंदर जाएंगे उतना वैल्यू कम होती रहेगी, राइट। बिकॉज हम मास को पीछे, लेकिन एक्चुअली कम होती नहीं है, क्योंकि हमें उस केस के अंदर मास को हटाना पड़ेगा। लाइक अगर हम अर्थ को खोद के अंदर जाएंगे, so we still experience the value of gravity as 9.81 because we are not removing the mass from the earth, right? क्योंकि mass is something that creates the gravitational field, right? And that creates the value of gravity as 9.81। सही है। सो अगर हम अर्थ के सरफेस को हटा दें या अर्थ के मास को हटा दें, स्पेस में ले जाए कहीं पे, देन वी कैन एक्सपीरियंस की वैल्यू ऑफ ग्रेविटी कम हो जाएगी, राइट। अदरवाइज अगर हम सिर्फ खोद के अंदर जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। हमें हर पॉइंट पे सेम ग्रेविटी की वैल्यू मिलेगी 9.81, राइट। अच्छा, अगर तुम्हें यहाँ से कितना डिस्टेंस ऊपर जाऊंगा, लाइक अगर मैं छोटे शॉर्ट डिस्टेंस ऊपर जा रहा हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब मैं ऊपर बिल्डिंग से कूद रहा हूँ 9.81 रहेगी, राइट। एक एग्जाम्पल मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, सही। ऑल वो हमने करनी है अभी नहीं, बाद में करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ उसमें तुम्हें दिखा देता हूँ। एक छोटी सी एग्जाम्पल है जो कि आई विश कि अगर मुझे मिल जाए तो, जिसके अंदर उन्होंने ग्रेविटी के इफेक्ट को कंपेयर किया हुआ है। ओके, लेट्स सी। ये एग्जाम्पल है, सही है। तुम ये देखो, और एक अदर पिक्चर भी है मेरे पास, वो भी मैं तुम्हारे साथ शेयर कर देता हूँ। उसमें भी तुम्हें समझने में आसानी रहेगी। सही है, हियर इट इज, सही। सो अब अगर आप इस एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल है ये, मतलब इस पे इन्होंने कोई सॉल्व सॉल्व नहीं किया वो कुछ, मतलब उसमें कोई आपने आपसे क्वेश्चन नहीं किया हुआ, आपसे सिर्फ सॉल्व करवा रहे हैं। तो अगर अगर आप पहली वाली लेफ्ट वाली पिक्चर देखो, सो लेफ्ट वाली पिक्चर में उसने आर ई मेंशन किया है, जो मैंने ये जो डायग्राम बनाने की कोशिश की है बेसिकली वो है आर ई मेंशन किया हुआ है, सही है। और ये बिल्डिंग उसे बनाई हुई है, सही है। सो इतने बिल्डिंग पे जब आप होगे तो आपको भी फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। आपकी जो ग्रेविटी है वो स्टिल, जो डिस्टेंस है स्टिल आपके पास 9 और रेडियस ऑफ द अर्थ से छोटा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। अगर आप यहाँ पे देखो, वर्क एग्जाम्पल देखो ये जो इन्होंने कराई है, ग्रेविटी अबव द सर्फेस, अबव द अर्थ सर्फेस, राइट। सो कहते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ग्रेविटी 400 kilometers above the Earth's surface. Please keep in mind that the actual distance is 6370 kilometers, right? एंड जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है वो किलोमीटर के अंदर पहुंची नहीं है अभी तक, राइट। वो 828 है, राइट। वो अभी तक मीटर्स के अंदर, ये किलोमीटर्स में नहीं गई है, सही। above the earth surface where the international space station is in orbit, right। मतलब ये इन्होंने कहा हुआ है क्योंकि अर्थ से 400 किलोमीटर, अर्थ की सरफेस से 400 किलोमीटर ऊपर जहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑर्बिट करता है, वहां पे ग्रेविटी की वैल्यू क्या एक्सपीरियंस होने वाली है, राइट। मतलब अगर कोई एस्ट्रोनॉट वहां पे है स्पेस स्टेशन के अंदर, तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा वैल्यू ऑफ ग्रेविटी को, राइट। तो अगर हम देखें, तो हम ये देख रहे हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो कितना ऊपर जाके मतलब 400 मीटर पे वो क्या ग्रेविटी एक्सपीरियंस करेगा, राइट। तो अब देखो 400 मीटर किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ है, सही। इन्होंने फॉर्मूला लगाया, हम भी इस फॉर्मूले को पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में भी है और हमने भी इसको समझना है, बट अभी सिर्फ मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ
कि जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो 9.81 से 8.67 हो गई, राइट। और मेरे ख्याल से 10% डिक्रीज हो गई, सही है। और फिर इन्होंने यहाँ पे सिग्निफिकेंट लिखा है, वी ऑफन सी अ वीडियो ऑफ एस्ट्रोनॉट इन द स्पेस स्टेशन अपेरेंटली वेटलेस, राइट, बट क्लियरली द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज एक्टिंग ऑन देम। सो ये जो वेटलेसनेस का कॉन्सेप्ट है, इस चीज को भी हमने समझना है आगे जाके। सो खैर, तो बताने का अच्छा, अगर हम उस हिसाब से अपनी लाइन को देखें कि द रेडियस इज दिस मच, राइट, हम कह रहे हैं कि द डिस्टेंस इक्वल टू द अप्रोक्स और इक्वल और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ गिव द चेंज इन ग्रेविटी। एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली हम पेपर में भी यही लिख रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली ये होता है कि हम लाइक 100 किलोमीटर्स पे जाते हैं ना अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो हमें चेंज दिख जाता है। एक काम करो, एक काम करो, जरा यहाँ पे तुम लोग के पास अगर कैलकुलेटर है तो यहाँ पे 100 के बजाय 400 के बजाय 100 डालो, क्विक। बाकी पूरी चीज ऐसे ही रखनी है, सिर्फ 400 के बजाय 100 डालो, इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, जरा मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है। ये स्क्वायर लगाना मत भूलना। यस, डन। तो मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ। 6.637 एक्सपोनेंट 6 प्लस 100 एक्सपोनेंट 3, राइट, किलोमीटर्स के अंदर है, और ये तुमने कर दिया इसका स्क्वायर। क्या आंसर आ रहा है? मेरा आंसर बहुत अजीब से क्यों आ रहा है? 6.6 एक्सपोनेंट 7 और सही था 1 एक्सपोनेंट 5। मेरा आंसर बड़ा अजीब सा आ रहा है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास तकरीबन ये जो है 9 पॉइंट समथिंग के आसपास होगा, सही है। और अरे यार, कैपिटल जी तो लिखा ही नहीं, सॉरी। इंटू 6.67 एक्सपोनेंट -11। ओके, ये कैपिटल जी ये भी लिख देना, सही है। तो 9 पॉइंट मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है एट 100 मीटर, एट 100 किलोमीटर्स। सही है, मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो 9.49 आ रही है, सही है। करेक्ट टू 2 SF मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। सो अगर तो हम अगर तो हम इससे कम पे चले जाएं, राइट, 100 किलोमीटर से कम पे आ जाएं, तो फिर हमारे पास जो वैल्यूज होंगी ग्रेविटी की वो कंपेरेबल नहीं होंगी इतनी ज्यादा, मतलब हम उसको इतना ज्यादा एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाएंगे, सही है। तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास जो है वो मतलब अगर हम किलोमीटर्स के अंदर जा रहे हैं, फ्यू हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर के अंदर हम जा रहे हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू ऑफ ग्रेविटी होगी वो कंपेरेबल होगी, कि हमें हमें चेंज होता हुआ दिखेगा, अदरवाइज हमें चेंज नहीं दिखेगा, राइट। अगर तुम 10 किलोमीटर ले लो, अगर तुम 10 किलोमीटर ले लो, सो at 10 kilometer above the surface of the earth you will experience 9.76। और अगर तुम 1 किलोमीटर ले लो, जो कि बुर्ज खलीफा से थोड़ा सा ऊपर होने वाला है, सही है, सो वो तुम्हारे पास होगा at 1 किलोमीटर 9.79, राइट। सो ये तुम्हारे पास जो है ये कुछ वैल्यूज है, राइट। तो इस तरह से जो है हम कहते हैं, सही है, अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर के अबव जब हम जाते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू ऑफ ग्रेविटी है वो चेंज होने लगती है, राइट। तो इस बात को भी जो है ना
हम करेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारे पास और अच्छी बात हो जाए। सर डिस्टेंस इक्वल टू और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द, या फ्यू हंड्रेड ऑफ किलोमीटर गिव द चेंज इन ग्रेविटी, राइट। उससे पहले आपको इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस नहीं हो। क्लियर हो गया। सो ये तो हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि भाई ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हो रही है, राइट। और यहाँ तक हमने जो ग्रेविटेशनल फी, अच्छा ये आई होप सो तुम्हें क्लियर हो गया होगा, राइट। इसी वजह से जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हम नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ तो लगा सकते हैं, मतलब इनसाइड 1 किलोमीटर के इनसाइड जो है, मतलब 1 किलोमीटर का एल्टीट्यूड, उसके अंदर अंदर तो हम इक्वेशन ऑफ द मोशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो 5 इक्वेशन ऑफ मोशन थी, राइट। लेकिन आउटसाइड द, आप कह लो कि आउटसाइड 1 किलोमीटर और आउटसाइड फ्यू हंड्रेड ऑफ किलोमीटर, वहां पे फिर आप इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन में कंडीशन ये थी कि ग्रेविटी की वैल्यू 9.81 फिक्स होनी चाहिए, राइट।